Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. This is the topic of understanding the self. अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में आपका यूनिट 1 में ही 1.2 एंड 1.3 आज हम स्टार्ट करें. दैट इज़ 1.2 एंड 1.3. ये पूरा रिलेटेबल टॉपिक है. रिलेटेबल टॉपिक है किसके साथ? 1.1 के साथ. तो 1.1 में आपने पढ़ा था कॉग्निटिव रिसोर्सेज रिलेटेड कंसेप्ट. यहाँ पे आपका है इफेक्टिव रिसोर्सेज. दैट मीन्स इफेक्टिव पॉइंट्स में क्या क्या इफेक्ट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग इफेक्टिव पॉइंट्स लिखने हैं. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को थोड़ा सा लिखना है अच्छा से. उसके बाद आपको मेंशन करना है टॉपिक के अकॉर्डिंग इमोशंस. व्हाट डू यू मीन बाय इमोशंस? इमोशंस के टाइप्स होते हैं. टाइप्स के बाद थोड़ा सा आप क्या करेंगे, ने इमोशंस नेगेटिव एंड पॉजिटिवली कैसे इफेक्ट करता है उसको मेंशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. कौन सा टॉपिक हमारा? 1.2 एंड 1.3 ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ. राइट. सो चलते हैं. आज हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से थोड़ा स्टार्ट करेंगे बिकॉज ऑलरेडी आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो कॉग्निटिव रिसोर्सेस में पढ़ चुके हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं इसमें. एंड इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका चॉइस में हो आप लिख सकते हो. सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, उन्होंने ना क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत सारा पॉइंट्स लिखा. दैट इज एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको कैसे क्लासिफाई किया जाए, कैसे हम उसको डिफरेंट टेक्सास में रखते हैं. दैट मीन्स उसको क्लासेस में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं. उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा कंसेप्ट दिया था. उसके अंदर एक फेमस कंसेप्ट है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. तो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड बाय एक्सपर्ट्स. बहुत सारे एक्सपर्ट्स के थ्रू ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किया गया था. एंड इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाइड करने के लिए ये पॉइंट्स आया था. एंड एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके ऊपर काम कर रहे थे. परहैप्स द मोस्ट वाइडली यूज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज द one prepared by a group of college and university teacher and later reported in taxonomy of educational objectives edited by Benjamin S. Bloom. तो बहुत सारे ऐसे ही एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई किया गया और क्लासिफिकेशन दिया गया. किसके थ्रू? बहुत सारे कॉलेज के एंड यूनिवर्सिटीज के जो टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया एंड इसको प्रिपेयर किया. ये जो पॉइंट था उसको फिर से मॉडिफाई किया गया. किसने मॉडिफाई किया? मॉडिफाई किया बेंजामिन एस ब्लूम ने. किसने मॉडिफाई किया? बेंजामिन एस ब्लूम ने. ओके. कब किया? दैट इज 1956 में. एंड इसको जो रिपोर्ट में मेंशन हुआ, दैट रिपोर्ट नेम इज टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. राइट. अभी नेक्स्ट चलते हैं क्लियर करके. दैट इज टेक्सोनॉमी मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी? अच्छे से बोलती हूँ, आप लोग सुनिए. टेक्सोनॉमी मीन्स होता है, दैट इज ये टेक्सॉन, दैट इज अ क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं. यहाँ पे जो मीनिंग है, दैट इज ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से है. टू ग्रीक वर्ड से है. एक है टेक्सिस और एक है नोमोस. नोमोस मीन्स होता है, हम बोलते हैं नेमिंग करना, या फिर यहाँ पे मेंशन कर सकता है कि हम बाय लॉ जिसको अरेंज करें उस चीज को. बाय लॉ हम बोल सकते हैं नोमोस को, लॉ के अकॉर्डिंग या फिर लॉ बोल सकते हैं. एंड टेक्सिस जो है वो होता है अरेंजमेंट. तो अरेंजमेंट बाय लॉ, फुल फॉर्म अगर आ जाए तो ऑर्डरली अरेंज करना है या फिर बाय लॉ अरेंज करना है कोई चीज को. दैट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी. उन्होंने क्लासिफाई किया इस चीज को तीन ब्रॉड कैटेगरीज में. तीन ब्रॉड कैटेगरीज और डोमेन्स में. फर्स्ट वन इज द कॉग्निटिव डोमेन. पहला क्या था? कॉग्निटिव डोमेन, और दैट इज कॉल्ड नोइंग. कोई चीज के बारे में नॉलेज लेना हो तो उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन. नेक्स्ट आया इफेक्टिव डोमेन. दैट इज फीलिंग. इफेक्ट कर रहा है आपके इमोशन, जॉय, हैप्पीनेस और एंग्री, एग्रेसिवनेस, ये सारे कैरेक्टर्स आते हैं इसमें. एंड साइकोमोटर, दैट इज ये आपके ब्रेन में जो इफेक्ट हुआ उससे आपके बॉडी में जो इफेक्ट आया उसके थ्रू आपने जो वर्क किया, दैट इज कॉल्ड डूइंग. साइकोमोटर डोमेन. राइट. अभी इसके बाद जो कंसेप्ट है यही सेम प्रोसेस के ऊपर है कि कॉग्निटिव डोमेन किसको बोलते हैं, किसके साथ एसोसिएट है. दैट इज ये इंफॉर्मेटिव होता है, नॉलेज कैरी करने के लिए, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए या एनालाइज करने के लिए यूज होता है. वैसे ही
जो आपका और एक है इफेक्टिव डोमेन्स, ये फीलिंग्स के साथ है। दिस टाइप ऑफ बिहेवियरल चेंज, जो भी इंटरेस्ट, एटीट्यूड और फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, आप एटीट्यूड बोल सकते हैं, एटीट्यूड भी बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट होता है वो इफेक्टिव डोमेन के अंदर होता है। एंड उसके थ्रू जो थर्ड स्टेज आया, जस्ट लाइक फीलिंग को आपने एक्वर्ड किया, एडप्ट किया, आफ्टर दैट उसको एग्जिबिट करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू या फिर मूवमेंट शो करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड साइकोमोटर डोमेन। अभी देखो इफेक्टिव डोमेन में कौन से पॉइंट्स आते हैं, तो आपको ना फटाफट से मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज मैनर में दिया है, ज्यादा आपको बहुत ही भाष नहीं करना है। इफेक्टिव डोमेन किसके साथ कंसर्न है अभी आपने जाना, दैट इज अ इंटरेस्ट, इमोशन, एप्रिसिएशन, एटीट्यूड, मेंटल टेंडेंसीज एंड वैल्यूज ऑफ द पीपल। अभी इस पॉइंट को ना कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, अभी फर्स्ट पार्ट है रिसीविंग, रिसीविंग, सेकंड है रिस्पॉन्डिंग, थर्ड है वैल्यूइंग, फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ है कैरेक्टराइजेशन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो स्टेप वाइज मैनर में अगर चले तो फर्स्ट टू फिफ्थ जाना है। तो रिसीविंग सबसे बेस पे रहेगा, रेस्पॉन्डिंग उसके ऊपर, वैल्यू उसके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर, कैरेक्टराइजेशन लास्ट में। रिसीविंग हम बोल सकते हैं इसको इन द सेंस ऑफ परसीविंग, कोई चीज को परसीव करना और एक्वायर करना हो तो ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रहता है। दैट मीन्स आप एक चीज को करना चाहते हैं, उसको एक्वायर करना चाहते हैं या फिर एडेप्ट करना चाहते हैं, ये आपका इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है या फिर कोई भी वन काइंड ऑफ बिहेवियरल चेंजेस है जिसके थ्रू आप रिसीव करते हैं। सो हमें कौन से पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए, दैट इज यहाँ पे पॉइंट्स है कुछ, अवेयरनेस ऑफ स्टिमुली, विलिंगनेस टू रिसीव दिस स्टिमुलीज, और बोल सकते हैं हम स्टिमुलीज बोल सकते हैं या फिर स्टिमुलस टू अटेंड सिचुएशन, टू कंट्रोल द अटेंशन ऑफ द लर्नर। मतलब ये होता है आप जो भी स्टिमुली को अटेंड करें उसके लिए आप अवेयर होना चाहिए, उसके लिए आपके अंदर उतना ही विलिंगनेस, इंटरेस्ट होना चाहिए एंड उसको कंट्रोल करने का एबिलिटी आपके पास होना चाहिए। ये रिसीविंग में है। रेस्पॉन्डिंग, जब भी आप रिसीव करते हो तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड देंगे। प्रॉपर रिसीविंग ऑफ स्टिमुलस गिव प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन और रेस्पॉन्डिंग, तो उसके लिए लर्नर्स ओबीडियंस सी शो करेगा, लर्नर्स ओबीडियंसी शो करेगा फॉर रेस्पॉन्डिंग, लर्नर्स विलिंगनेस टू रेस्पॉन्डिंग, लर्नर्स सेटिस्फैक्शन इन रेस्पॉन्डिंग। अपना रेस्पॉन्ड के लिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए, विलिंगनेस शो करना चाहिए या ओबिडेंस होना चाहिए। अभी नेक्स्ट है आपका वैल्यूइंग, वैल्यू देना। इट इंक्लूड्स द वर्थ ऑफ ए थिंग और फेनोमेनन और बिहेवियर। कोई भी चीज को आप वैल्यू कितना देते हैं, तो आपके नीड के अकॉर्डिंग ही आप वैल्यू देते हो, तो उसको वर्दी बनाना या फिर फेनोमेनन और बिहेवियर को अब कितना हेल्पफुल हो रही है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू देना, उसे हम वैल्यूइंग बोलते हैं। तो एक्सेप्टेंस ऑफ द वैल्यूज, उस चीज का वैल्यू को समझो, प्रेफरेंस ऑफ द वैल्यूज, क्यों हम लिए, किस प्रेफरेंस पे हम लेते हैं उसको समझे, एंड कमिटमेंट ऑफ वैल्यू, वैल्यू का कमिटमेंट समझो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। अभी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कोई भी चीज को ऑर्डरली रिप्रेजेंट करना। स्टूडेंट्स गिव सेम ऑर्डर टू ईच वैल्यूज एंड नॉर्म्स। सो यहाँ पे सेम ऑर्डर पे सारे चीजों को स्टूडेंट यहाँ पे अरेंज करेगा। कोई भी चीज को वो अरेंज करना चाहते हैं तो वैल्यूज एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अरेंज करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वैल्यूज इन सिस्टम। कोई भी चीज को वैल्यूज के अकॉर्डिंग कोई भी सिस्टम में आप है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं या फिर इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग द वैल्यूज। हम इंटरप्रेट करेंगे जो इंटर रिलेशनशिप है डिफरेंट वैल्यूज के अंदर, डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर या डिटर्मिनेशन के अंदर, तो उसको हम शो करेंगे। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डोमिनेंट वैल्यूज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डोमिनेंट वैल्यूज, डोमिनेंट वैल्यूज को हम एस्टैब्लिश करेंगे। नेक्स्ट आता है कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन में क्या है, लर्नर हैज द एबिलिटी टू इम्बाइब। इम्बाइब होता है सपोज आप जस्ट लाइक चारकोल यूज कर रहे हो, तो चारकोल को अगर गंदे पानी में डाल देते हैं, पोरिंग इन द मडी वाटर, देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, nextly you can find that charcoal wall absorbs all the dirts from that water or convert it into
प्योर फॉर्म। सो ये जो चीज हुआ ना, क्या हुआ, ये इम्बिबिशन बोला जाता है। यहाँ पे कोई चीज को हम जस्ट लाइक ले लेते हैं अंदर, अपने अंदर सोक कर लेते हैं, तो सोक कर लिए तो हम इम्बाइब कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस के थ्रू कैरेक्टराइजेशन को हम, कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर को हम लेते हैं अपने अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग अगर 2 पॉइंट्स है, एक है जनरलाइजेशन, और दैट इज कॉल्ड जनरलाइज सेट। आपके माइंड में जनरल आइडियाज होना चाहिए, एंड कैरेक्टराइजेशन का पॉइंट होना चाहिए कि कौन से कैरेक्टर को आप कैरी करना चाहते हैं। तो ये अगर ऐसे लिख देते हैं तो डायग्रामेटिक होगा, थोड़ा सा मार्क फेचिंग भी होगा, तो अच्छा रहेगा। अभी आते इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट नॉर्मली हम यहाँ पे इन्फेंसी पॉइंट से ही स्टार्ट करें, एंड एडोलेसेंस तक भी लिख सकते हैं, कोई पॉइंट नहीं। आपके बुक के अकॉर्डिंग ओनली इमोशंस का इंट्रोडक्शन देना है, डेफिनेशन थोड़ा सा देना है, कैरेक्टर्स देंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस के बारे में बताएंगे, एंड कुछ कैसे उसके एस्पेक्ट्स से वर्क करते हैं उसको बताना है। तो इमोशनल डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन, द वर्ड इमोशन, ये जो वर्ड है ना इमोशन, ये कहाँ से आया, देख लो, लैटिन वर्ड से आया, दैट मीन्स इमोवियर, ई मूवियर, विच मीन्स टू स्टेयर अप और एजिटेट और एक्साइट, कोई चीज को स्टेयर अप करना, मिक्सअप करना, या फिर उसके अंदर ढल जाना, या फिर एक्साइट होके आप एग्जिबिट करना, तो उसको हम बोलते हैं इमोशंस। द मेंटल थिंकिंग और फीलिंग ऑफ ए पर्सन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, नोइंगली अननोइंगली, इज कॉल्ड इमोशन। एक पर्सन का मेंटल कंडीशन और मेंटल जो थिंकिंग होता है, मेंटल जो फीलिंग होता है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, नोइंगली हो अननोइंगली हो, जानते हुए हो अनजाने में हो, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इमोशंस। इमोशन एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, एंड ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस भी है। आपको बायोलॉजिकली इल फील हो रहा है तो आप उसी को रिस्पॉन्स के तौर पे शो करेंगे, इमोशंस को ही दिखाएंगे। कंसिस्टिंग ऑफ सब्जेक्टिव फीलिंग्स, जो भी सब्जेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड फीलिंग्स दिखाएंगे, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस, एक्सप्रेसिव बिहेवियर टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली, कोई भी एक्सटर्नल आउटसाइड से आपको इफेक्ट कर रहा है या फिर इनसाइड से कोई स्टिमुली आपको अटैक कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे व्हाट इज इमोशन फिर से मेंशन है, तो इमोशन इज द ऑल राउंड स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म मार्क्ड बाय इंक्रीज बॉडीली एक्टिविटी एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डायरेक्टेड टू सम सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू किम्बेल योंग। किम्बेल योंग के अकॉर्डिंग इमोशन क्या है, ये इंसानों का ऑल राउंड स्टेट होता है। जस्ट लाइक कोई भी ऑर्गेनिज्म का ऑल राउंड जो स्टेट होता है, उसका अवस्था होता है, फीलिंग्स रहता है, कोई भी उसके बॉडी के एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, जो कि उसको कोई भी सब्जेक्ट के थ्रू मिला था, डायरेक्टेड टू सम सब्जेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं इमोशंस। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, इसको बोला गया ये क्या है, वन काइंड ऑफ इफेक्टिव एक्सपीरियंस है, effective experience that accompanies generalized inner adjustment, mental and physiological state of states in individual, and that show itself in his overt behavior। simply अगर बोलूं तो emotions एक effective experience है, ये इफेक्ट शो करता है, आपके बॉडी में शो होता है, एंड ये कैसे आपके अंदर जनरलाइज्ड होता है, दैट मीन्स जनरेट होता है, ये इनर एडजस्टमेंट के थ्रू। कोई भी चीज पे ऐसा बुरा सिचुएशन आए, आप उसमें एडजस्ट करें, तो आपका इमोशंस खुद ब खुद मेंटली जो फील कर रहे हो, फिजियोलॉजिकली आपके बॉडी में जो फील हो रहा है, दोनों मिक्सअप होके वो शो होता है आपके बिहेवियर में। तो ये क्रो एंड क्रो ने बोला। Emotional development is a process that a child develops from the dependence to a fully functioning adult। यहाँ पे हम, क्या होता है ना, बच्चे एक जगह पे क्या होते हैं कि छोटे बच्चे हैं तो उनका इमोशंस अलग होता है, जब वो क्या होता है ना, डिपेंडेंट हो जाते हैं फुल्ली फंक्शनिंग एडल्ट के ऊपर, तो उनका इमोशंस अलग हो जाता है, या फिर खुद से ही कुछ करते हैं तो उनका इमोशंस अलग रहता है। अप्लाइज टू मोस्ट लाइफ फॉर्म, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उसमें ये एबिलिटी है, ये अप्लाई होता है। ये इमोशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, ये एक एबिलिटी है कोई भी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए फीलिंग्स को डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में।
में, लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में। हम यहाँ पे सिंपैथी नहीं दिखाएंगे, इम्पैथी, किसी के लिए सैड होना, किसी को स्टैंड बाय में रह के सपोर्ट करना, उसको दया नहीं दिखाना, स्टैंड बाय रह के सपोर्ट करना, फीलिंग्स को रेस्पेक्ट दिखाना, ये होता है इमोशंस। कैरेक्टर्स क्या होगा? इमोशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारे मैंने मेंशन किया, आप शॉर्टली 4-5 लिखिएगा। द कोर ऑफ इमोशन इज फीलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इमोशंस में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट उसका कोर फाउंडेशन क्या है? फीलिंग्स। इमोशन experiences are associated with some extinct और biological drives। ये आपके ना बॉडी के स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी के ऊपर जो स्टिमुलस एक्टिविटीज होते हैं और बायोलॉजिकल ड्राइव्स जो आपके बॉडी का बायोलॉजिकल चीजें हैं उसके लिए होता है। इमोशंस आर द प्रोडक्ट ऑफ परसेप्शन। इमोशंस क्या है? ये प्रोडक्ट है, कोई भी चीज को आप जो परसीव करे, रिसीव करे, उसी का प्रोडक्ट होता है। Every emotional experience involves several physical and physiological changes। ये every जो emotions होते हैं ना, इसका जो experience है, ये आपके body में बहुत सारे changes लेके आते हैं, physical भी physiological भी। द बेसिक वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस, जो हम एक्सप्रेशन शो करते हैं ना बचपन से, ये एक छोटा बेबी बाय बर्थ ही कैरी करके आता है। उसको जब बाय बर्थ अर्देंट होता है, वो आता है तो वो रोना स्टार्ट करता है या इमोशंस दिखाता है, तो यही होता है इमोशंस, फीलिंग्स। एंड इट डेवलप्स थ्रू मैचुरेशन। जब वो बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसके साथ इमोशंस और भी बढ़ते जाते हैं। ये इमोशंस धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड स्लोली खत्म होता है। सेम इमोशंस कैन बी एरोज बाय डिफरेंट नंबर ऑफ स्टिमुली। एक स्टिमुली से, जैसे आपने इफेक्ट किया, सपोज मुझे किसी ने मारा तो मुझे गुस्सा भी आ सकता है, मुझे रोना भी आ सकता है। वैसे ही किसी ने मुझे टॉर्चर किया तो मुझे गुस्सा आएगा, रोना भी आएगा। सेम देखिए, सेम एक्टिविटीज नहीं है, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए सेम टाइप के इमोशंस हम शो कर सकते हैं। अभी इमोशंस टू टाइप्स के हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस में क्या क्या आएंगे? जो हेल्पफुल हो, जो एसेंशियल है हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, उसको हम पॉजिटिव इमोशंस बोलते हैं। जस्ट लाइक लव, अम्यूजमेंट, हैप्पीनेस, कुछ चीज को करने के लिए करेज हो, जॉयनेस हो, वो सारे। नेगेटिव में क्या आएगा? जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमें डेवलप करने के लिए वन काइंड ऑफ हार्म कर देता है डेवलपमेंट में, तो वो होता है नेगेटिव इमोशन। फियर, एंगर, या फिर एग्रेसिवनेस, गिल्टनेस, जेलसी, एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हाउ पॉजिटिव इमोशंस हेल्प अस, हाउ नेगेटिव इमोशन हेल्प अस। ऑलरेडी आपको मैंने बोल दिया है क्या है, ओनली डिफरेंस के लिए देख लीजिए। पॉजिटिव इमोशन बैलेंस आउट नेगेटिव वन, सॉरी, पॉजिटिव इमोशंस बैलेंस आउट नेगेटिव वंस। पॉजिटिव इमोशन ना नेगेटिव को बैलेंस करता है, नेगेटिव इमोशन को। सिमिलरली नेगेटिव इमोशंस बैलेंस किसको करेगा? पॉजिटिव को। पॉजिटिव इमोशन हेल्प टू नैरोइंग द नेगेटिव इमोशन। जब पॉजिटिव इमोशंस बढ़ जाते हैं, जब आप हैप्पी होते हैं तो गम को भूल जाते हैं, दुख को भूल जाते हैं, सैडनेस को भूल जाते हैं। वैसे ही नेगेटिव इमोशन जब आता है ना, तो ये उल्टा काम करता है। जस्ट लाइक आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जब एक साथ आते हैं, जितना भी हैप्पी मोमेंट्स है वो खत्म होने लगता है। वैसा ही है, पॉजिटिव इमोशंस इफेक्ट करता है आपके ब्रेन को। एंड और अल्टरनेटिवली हम बोल सकते हैं, ये आपको अवेयर करता है कि कैसे किसी को अटेंशन देना है, आपके मेमोरी को कैसे पावरफुल बनाना है, ये सारे। नेगेटिव इमोशन फोकस आवर अवेयरनेस, ये आपके अवेयरनेस को ही इफेक्ट करेगा। दे हेल्प अस टू जीरो इन ऑन ए प्रॉब्लम। आपको पूरा ही अंदर से, पूरा बोल सकते हैं ना खोखला, जस्ट लाइक अंदर कुछ है नहीं, ऐसे टाइप का बना देता है। एंड कोई भी प्रॉब्लम में आप ऐसे ही खड़े रहेंगे, क्योंकि आपको कुछ सोच नहीं आ रहा है, आप इतना सैड हो गए, इतना टूट गया है। वैसे एग्जाम्पल्स अभी थोड़ा सा दे देंगे। लॉट्स ऑफ पॉजिटिव इमोशंस हैं, मेक्स यूर हेल्दियर, हैप्पियर, लर्न बेटर, गेट अलोंग वेल विथ अदर्स। आप अच्छे से ग्रो कर सकते, बढ़ सकते, सबके साथ अच्छे से रख सकते। लॉट्स ऑफ नेगेटिव इमोशन मेक्स यू एंसियस, एग्जॉस्टेड और स्ट्रेस्ड आउट। आप कभी कभी लगता है ना, सब कुछ खत्म हो गया, जस्ट एंडिंग योर सेल्फ एंड आप भागना चाहते हो, ऐसा टाइप का है। ठीक है, तो वो पॉइंट है। अभी
क्या थ्रेड्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के अकॉर्डिंग चलेगा। पॉजिटिव इमोशंस मेक्स यू हेल्दी, हैप्पी, हैप्पियर टू सो गुड परफॉर्मेंस, इम्प्रूव द मेंटालिटी, ये तो जानते हैं। हेल्प टू एसेस द थिंग्स एंड थिंग्स इजीली, कोई भी चीज को एंड सोच को भी आप इजीली समझ सकते हैं पॉजिटिव अगर रहता है। नेगेटिव उल्टा करेगा, ये आपको रिजर्व कर लेगा, एक जगह पे पकड़ के रख लेगा, नॉट टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने नहीं देगा, जस्ट लाइक आपको बैकवर्ड खींच रहा है। ये रिपीटेडली होता है आपके साथ, एंड मेनी एक्टिविटीज इसके साथ होता है, आपके परफॉर्मेंस वीक हो जाते हैं, आप बहुत ही पोर परफॉर्मेंस देते हो, एंड इवन इफ सुइसाइड केसेस भी आ जाते हैं, सुइसाइड केसेस भी होता है। नेक्स्ट, लेट पॉजिटिव इमोशंस आउट नंबर नेगेटिव वंस। दो पॉइंट्स हैं, हमें क्या करना है ना, ऐसे पकड़ना है, सोच लो, पॉजिटिव इमोशंस नेगेटिव वंस को खत्म करे, आउट नंबर्स में जस्ट लाइक ब्रस्ट अप करना नेगेटिव इमोशंस को, एंड उससे निकल आना एंड हैप्पी रहना। तो नेगेटिव इमोशंस कॉल आवर अटेंशन, ये खींच के लाता है आपका अटेंशन को प्रॉब्लम की तरफ, एंड टर्निंग इट इनटू डिमिनिश सर्वाइवल मैकेनिज्म, आपको झुका के रहता है कि आप अभी खत्म होने वाले हो, एंड होने वाले हो, मर जाओगे। टू ओवरकम द नेगेटिव बायस, ये जो नेगेटिव झगड़े चल रहे, मतलब आपके अंदर ही हम बोल सकते हैं द्वंद्व, जस्ट लाइक कन्फ्लिक्शन, इसको आप पॉजिटिव के थ्रू ही खत्म कर सकते हो, पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी, जब भी कोई नेगेटिव थिंग आए, उससे पहले जो पॉजिटिव मोमेंट्स हैं आपका, या फिर आप सोच रहे हो पॉजिटिव थिंग उसके रिलेटेड, तो उसको 3 टाइम सोचो एज कंपेयर टू वन नेगेटिव थिंग। तो इससे ओवरकम कर सकते हैं। प्रैक्टिस पॉजिटिविटी एवरी डे ये बिल्ड करना है कि हैबिट रखना है कि एनकरेज करो, खुद को मोटिवेट करो, इंस्पायर करो, आप किसी के लिए इन्फ्लुएंसर बनो, हैप्पी रहो, एंड खुद को भी हैप्पी रखने के साथ दूसरों को भी हैप्पी रखो, एंड उसके थ्रू रिड्यूस आवर नेगेटिव इमोशन। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना नेगेटिव इमोशंस को खत्म कर सकते हैं। उसके लिए 2 गेम्स होते हैं। पहला है नोटिस एंड नेम योर पॉजिटिव इमोशन, आपको ना पहले खुद के पॉजिटिव इमोशंस को, कौन सा पॉजिटिव इमोशंस है उसको चेक करना है, उसको मेंशन करना है, नेम देना है। नंबर 2, पिक एन इमोशन एंड एक्ट टू इंक्रीज इट, आप वैसे ही इमोशंस को ही कैरी करिए, एंड उसी इमोशंस के अकॉर्डिंग बिहेव करना स्टार्ट करें। तो ये होता 1.2 एंड 1.3, टोटली जितना मेंशन किया गया उतना एनफ है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो ये दोनों कंप्लीट करिए। 1.4 बहुत जल्दी आएगा, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए नहीं आ रहे, बट आई होप जितना एग्जाम्स का कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बिकॉज एग्ज़ाम अगर आपका अप्रैल में होना रहता तो अभी तक आ जाना था फॉर्म फिलअप का नोटिस, तो अभी तक नहीं आया है, सो दैट हमारे पास थोड़ा टाइम है। सो मैं फटाफट से स्टार्ट करूँगी, जैसे ही अब मुझे टाइम मिलता है मैं फटाफट से स्टार्ट करूँगी, एंड आपको कुछ कुछ टॉपिक्स में हेल्प कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।